नमस्कार, जीएस जिला में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोगों ने 6 मार्च को एनसीईआरटी क्लास 7 भूगोल का 3rd चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी का क्विज सोल्व किया था, लेकिन उसका आंसर मैं तुरंत नहीं डाल पाई थी। उसका सोल्यूशन मैं आज डाल रही हूँ, उस क्विज का सोल्यूशन मैं आज डाल रही हूँ। क्लास 7 एनसीईआरटी और सब्जेक्ट है भूगोल। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? 1 है समुद्री गुफा, 2 है तटीय मेहराब, 3 है स्टैक और 4 है समुद्र भृंग। कूट है ए 1 और 4, बी है 2 और 3, सी है 1, 3 और 4, डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विसर्प, ऑप्शन बी है नदी द्रोणी, ऑप्शन सी है चाप झील, ऑप्शन डी है वितरिका। ऑप्शन ए सही होगा, विसर्प। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है किस जगह पे? पूछ रहा है कि नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किस जगह पे किया जाता है। ऑप्शन ए है पहाड़ी भागों में, ऑप्शन बी है तटीय भागों में, ऑप्शन सी है मैदानी भागों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों भागों में। ऑप्शन सी सही होगा, मैदानी भागों में। नदी द्वारा मैदानी भागों में चाप झील का निर्माण किया जाता है, क्योंकि जो ही नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्गों पर बहने लगती है, जिससे विसर्प का निर्माण होता है। फिर वो विसर्प के किनारे कटते कटते आपस में मिल जाते हैं तो चाप झील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कारण है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। कूट है ए कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन सही है, कारण सही है। डी है कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन 4 का ये कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन है पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती हैं। इसका कारण है पृथ्वी के अंदर पिघलता हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें सत्य कथन चूज करना है। पहला कथन है भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र कहलाता है। दूसरा कथन है भूपर्पटी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहां से लावा बाहर आता है क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। इस कथन में ऑप्शन 2 सही होगा, बी ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। पहला कथन है भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे अधिकेंद्र नहीं उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ से कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र नहीं। उद्गम केंद्र के आसपास वाले क्षेत्रों में जहाँ विनाश ज़्यादा होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इनमें से कौन से सर नहीं है? से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है शैल, ऑप्शन बी है किनारा, ऑप्शन सी है समुद्री गुफा। ऑप्शन ए सही होगा, शैल। यह समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। इन तीनों में से हिमनद की निक्षेपण विशेषता कौन सी? ऑप्शन ए है बाढ़कृत मैदान, ऑप्शन बी है पुलिन, ऑप्शन सी है हिमोड़। ऑप्शन सी सही होगा, हिमोड़। यह हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटित होती है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है वलन, ऑप्शन सी है बाढ़कृत मैदान। ऑप्शन ए सही होगा, ज्वालामुखी। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण इन तीनों में से ज्वालामुखी घटना घटित होती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। छत्रक शैलें पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन ए रेगिस्तान में, ऑप्शन बी है नदी घाटी में, ऑप्शन सी है हिमनद में। ऑप्शन ए सही होगा, रेगिस्तान में। छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। चाप झील यहाँ पाई जाती है, इन तीनों में से चाप झील कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है हिमनद, ऑप्शन बी है नदी घाटी, ऑप्शन सी है रेगिस्तान। ऑप्शन बी सही होगा, नदी घाटी में। चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11 है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें कहते हैं, जो बल पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्स, ऑप्शन बी है अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 11 का भी अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्स, ऑप्शन बी है अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्स। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनित बल या उसे इंग्लिश में एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। अंतर्जनित बल के आकस्मिक गति के कारण उत्पन्न होता है। अंतर्जनित बल के आकस्मिक गति के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है भूस्खलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अंतर्जनित बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन ये सभी उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। अपरदन और निक्षेपण के कारण हैं, इनमें से कौन से अपरदन और निक्षेपण के कारण है? ऑप्शन ए है बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स, ऑप्शन बी है अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स। अपरदन और निक्षेपण का कारण बहिर्जनिक बल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है भूस्खलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सही होगा, भूकंप। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है जिसे भूकंप कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है उद्गम केंद्र, ऑप्शन बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, उद्गम केंद्र। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए है उद्गम केंद्र, ऑप्शन बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर के आसपास ही ज़्यादा विनाश होता है, ज़्यादा तबाही मचती है। भूकंप के उद्गम केंद्र के आसपास वाली जगह पे, भू सतह के आसपास वाली जगह को अधिकेंद्र कहते हैं और अधिकेंद्र पे ही ज़्यादा विनाश होता है भूकंप के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भूकंप से सर्वाधिक हानि होती है। ऑप्शन ए है अधिकेंद्र के आसपास की जगह पर, ऑप्शन बी है उद्गम केंद्र के आसपास की जगह पर, ऑप्शन डी है अधिकेंद्र से दूर वाली जगहों पर, ऑप्शन सी है अधिकेंद्र से दूर वाली जगहों पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 18 का ए सही होगा, अधिकेंद्र के आसपास की जगह पर। भूकंपीय तरंगों का प्रकार है। ऑप्शन ए है पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन बी है एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन सी है एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे या जिसे पृष्ठीय तरंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों भूकंपीय तरंग के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। भूकंप का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी है रिक्टर स्केल, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। भूकंप का मापन
भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस पैमाने पर? इनमें से किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए है भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी है रिक्टर स्केल, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सही होगा रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। प्रश्न संख्या 22 है भुज में भूकंप कब आया था? ऑप्शन ए है सन 2000 में, ऑप्शन बी है सन 2002 में, ऑप्शन सी है सन 2001 में, ऑप्शन डी है 1999 में, ऑप्शन सी सही होगा सन 2001 में। भुज गुजरात में पड़ता है, यहाँ 2001 में काफ़ी विनाश हुआ था भूकंप की वजह से। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इनमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजल जलप्रपात, बी विक्टोरिया जलप्रपात, सी विक्टोरिया नियाग्रा जलप्रपात यहाँ होगा, विक्टोरिया पता नहीं कहाँ से हो गया, नियाग्रा जलप्रपात, डी है जोग जलप्रपात। ऑप्शन ए सही होगा एंजल जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। एंजल जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन सी है कनाडा में, ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे में। ऑप्शन बी सही होगा दक्षिण अमेरिका में। एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर, ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे। 25 का सी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। जाम्बिया जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। ऑप्शन ए सही होगा अफ्रीका। जाम्बिया जलप्रपात अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित जलप्रपात है, इन चारों में से कौन सा जलप्रपात जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए है विक्टोरिया जलप्रपात, ऑप्शन बी है एंजल जलप्रपात, ऑप्शन सी है विक्टोरिया नियाग्रा, ऑप्शन डी है जोग जलप्रपात। ऑप्शन ए सही होगा विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। पृथ्वी की सतह पर शैलों की टूटने की क्रिया को कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर शैलों की टूटने की क्रिया को कहते हैं? ए अपक्षय, बी अपरदन, सी निक्षेपण, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सही होगा अपक्षय। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को कहते हैं अपक्षय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं? ऑप्शन ए है अपक्षय, ऑप्शन बी है अपरदन, ऑप्शन सी है निक्षेपण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी सही होगा अपरदन। ऑप्शन बी सही होगा अपरदन। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह बनाती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या बनाती है? ऑप्शन ए है जलप्रपात, ऑप्शन बी है विसर्प, ऑप्शन सी है वितरिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सही होगा जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के बड़े मोड़ों को कहते हैं? ऑप्शन ए है जलप्रपात, ऑप्शन बी है विसर्प, ऑप्शन सी है वितरिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी सही होगा विसर्प। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण से विसर्प लूप निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे कहते हैं? विसर्प लूप घिसते घिसते उनका किनारा कट जाता है और आपस में दोनों किनारे मिल जाते हैं तो किस झील का निर्माण होता है? किस चीज़ का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है जलप्रपात, ऑप्शन बी है विसर्प, ऑप्शन सी है वितरिका, ऑप्शन डी है चाप झील, ऑप्शन डी सही होगा चाप झील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते
नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जलप्रपात, ऑप्शन बी है विसर्ग, ऑप्शन सी है वितरिका, ऑप्शन डी है चाप झील। ऑप्शन सी सही होगा, वितरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। वितरिका के मुहानों पर अवसादों के संग्रह से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए है डेल्टा, ऑप्शन बी है विसर्ग, ऑप्शन सी है वितरिका, ऑप्शन डी है चाप झील। ऑप्शन ए सही होगा, डेल्टा। वितरिका के मुहानों पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस क्विज का, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को कहते हैं। ऑप्शन ए है डेल्टा, ऑप्शन बी है विसर्ग, ऑप्शन सी है वितरिका, ऑप्शन डी है समुद्र भृगु। ये समुद्र भृगु होगा, ऑप्शन डी सही होगा, समुद्र भृगु।